Assalamu alaikum dear students, I am your biology teacher Anjum Shafiq for grade 10 and now today we are going to discuss the osmoregulatory function of kidneys. So dear students, आज के लेक्चर में जैसा आपको बताया कि हम डिस्कस करने जा रहे हैं osmoregulatory function of the kidney. So my dear students, पहले हम देख लेते हैं, एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं व्हाट इज़ osmoregulation. तो हमने चैप्टर के शुरू में इसमें इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि osmoregulation क्या होता है. सो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ होमोस्टेसिस. ये एक होमोस्टेटिक मैकेनिज्म है जिसके ज़रिए बॉडी के अंदर बॉडी के जो फ्लूइड्स होते हैं, चाहे वो ब्लड है, चाहे वो टिश्यू फ्लूइड है, चाहे वो यूरिन है, चाहे वो टीयर्स हैं, किसी भी तरह का बॉडी फ्लूइड जो होता है उसके अंदर वाटर और सॉल्ट्स की अमाउंट को मेंटेन किया जाता है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, हम इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, द मेंटेनेंस ऑफ amount of water and salts in the body fluids is called as osmoregulation. So osmo word ही osmosis से है, इसलिए यहाँ पर हम water को focus कर रहे हैं. Osmosis. So osmosis क्या होता है my dear students? As you know, osmosis it is the movement of water molecules. So water molecules move from an area of low solute concentration to an area of higher solute concentration through the semi-permeable membrane. So my dear students, यहाँ पर याद रखिएगा कि वाटर की जो मूवमेंट होगी वो हमेशा ऑस्मोसिस के ज़रिए ही होगी इन द लिविंग सेल्स. जहाँ पर भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होगी और आप उसमें वाटर को मूव करवाएंगे तो उसकी मूवमेंट एक ही फार्मूला के तहत होगी, दैट इज़ लो सोल्यूट टू द हाई सोल्यूट. और माय डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि हमने इसको इन टर्म्स ऑफ हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक इसको डिफाइन किया था ऑस्मोसिस को, कि वाटर की मूवमेंट अगर हम हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक के सेंस में करेंगे तो किस तरह से होगी कि वाटर मूव करता है फ्रॉम हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट टू हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट. सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि किडनी कैसे कर रहा है ये सारा कुछ, ऑस्मोरेगुलेशन. सो माय डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला ने हमें किडनीज इतने ज़बरदस्त किस्म का ऑर्गन किया, ये ना सिर्फ एक्सक्रीशन करता है बल्कि ये ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन भी परफॉर्म करता है. एक्सक्रीटरी रोल तो हमने इसका देख लिया कि किस तरह से एक्सक्रीशन करवा रहा है, हमारी बॉडी में से नाइट्रोजनस वेस्ट को, मेटाबॉलिक वेस्ट को किस तरह से रिमूव करवाया, किन किन स्टेप्स में किस किस प्रोसेस के ज़रिए रिमूव करवाया. लेकिन इसके साथ ही साथ यही चीज़ आगे कनेक्ट होकर इसके ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन में कन्वर्ट हो जाती है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं कि किडनी किस तरह से ऑस्मो रेगुलेशन करवा रहा है. माय डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हम जब वाटर की मिकदार को अपनी बॉडी के अंदर एक लिमिटेड टाइम के लिए रखते हैं और उसके बाद फिर उसमें पानी नहीं पीते, तो वो वाटर तो हमारे टिश्यूज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारी बॉडी उसको कंज्यूम कर रही है फॉर वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेसेस. आपको याद होगा हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हो रहे हैं जो कि वाटर की मौजूदगी में होते हैं. जैसा कि आपने प्रीवियस ग्रेड में पढ़ा था कि ATP ये इसका जो ब्रेक डाउन होगा दैट विल बी इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर. इसी तरह से एंजाइम्स, जितने भी हमारी बॉडी के एंजाइम्स हैं वो भी किस में काम करते हैं, एक्वेटिक मीडियम में. तो वाटर तो मुसलसल इस्तेमाल हो रहा है. अगर आपने इसको लिमिटेड अमाउंट में पी लिया और उसके बाद उसको वापस पानी नहीं पिया, अब किडनी क्या करेगी कि उसमें ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन को ऑन करेगी. वो किस तरह से, माय डियर स्टूडेंट्स देखें, हमारे बॉडी के अंदर ब्लड है. आपने पढ़ा था प्रीवियस ग्रेड में कि ब्लड एक एडल्ट के अंदर कितना होता है माय डियर स्टूडेंट्स. यस माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज़ 5 लीटर्स ऑन एन एवरेज. एक एडल्ट के अंदर 5 लीटर के करीब ब्लड होता है. और ब्लड जो होता है इसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं. नंबर 1 इज़ प्लाज्मा एंड नंबर 2 आर द ब्लड सेल्स. ब्लड सेल्स आपने पढ़े थे 3 किस्म के होते हैं, एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स. और इसमें जो मेजर पोर्शन है दैट इज़ द प्लाज्मा. 45% इसमें ब्लड सेल्स होते हैं और तकरीबन 55% इज़ द प्लाज्मा. और माय डियर स्टूडेंट्स, याद है आपको कि 55% प्लाज्मा में भी देयर इज़ मोर देन 90% ओनली वाटर, सिर्फ पानी है. तो हम कहते हैं कि ब्लड जो है इट इज़ अ फ्लूइड, ये एक पानी की तरह का लिक्विड है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये इसकी लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए प्लाज्मा के अंदर 90% से ज़्यादा यानी कि 90% से ज़्यादा वाटर होगा तो ये ब्लड अपनी नॉर्मल विस्कोसिटी के साथ, नॉर्मल स्पीड के साथ
हमारे पूरे ऑर्गन्स के अंदर फ्लो कर सकेगा। अब इस 5 लीटर को मेंटेन करना है किडनीज ने। सो वो कैसे करेगा, इसमें वाटर और सॉल्ट्स या सॉल्यूट्स की कंसंट्रेशन को कैसे मेंटेन करेगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम नॉर्मल पानी पीते हैं, जैसा कि रिकमेंडेड होता है कि 8 से 12 ग्लास हम पानी पिए एक दिन के अंदर, तो वो तो नॉर्मल यूरिन फॉर्मेशन होती रहती है। लेकिन आज हम बात करेंगे थोड़ा सा हटके। 2 ऐसी सिचुएशंस हैं जिसमें किडनी को मुश्किल का सामना करना पेश कर सकता है, हमारे किडनी को ओवरवर्क करना पड़ सकता है। एक उस वक्त जब आपकी बॉडी के अंदर या आपके बॉडी फ्लूइड्स के अंदर एक्सेस वाटर हो, और दूसरा जब हमारे बॉडी फ्लूइड्स के अंदर जो वाटर है उसकी मिकदार नॉर्मल से कम हो। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, अगर ऐसा हुआ कि मिकदार कम हो गई पानी की हमारी बॉडी में, वो किसी भी सूरत में हो सकती है, आगे चल कर डिस्कस करते हैं वो किन किन वजूहात की बेस पर हो सकती है। अगर वाटर का लेवल हमारे ब्लड के अंदर कम हुआ, सो माय डियर स्टूडेंट्स, इससे क्या होगा, हमारे ब्लड का वॉल्यूम कम होना शुरू हो जाएगा। ब्लड के अंदर जब वाटर का लेवल कम होगा तो मतलब कि ब्लड विस्कस हो जाएगा, मतलब कि गाढ़ा होगा। अब गाढ़े ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करने के लिए हार्ट को फिर ज़्यादा पंप करना पड़ेगा, उसको ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा, उसके मसल्स को ज़्यादा एक्सर्शन होगी। लेकिन ज़्यादा देर तक ऐसा किडनी उसको हार्ट के ऊपर ये बोझ नहीं डालेगा, वो उसको एडजस्ट करेगा। वो किस तरह से करेगा उसको भी देखते हैं। व्हेन देयर इज़ एक्सेस ऑफ वाटर इन द बॉडी फ्लूइड्स, यानी कि पानी हमारी बॉडी में ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए, तो उस सूरत में क्या क्या वजूहात हो सकती हैं और उसकी पेश नज़र क्या क्या चीज़ें हमारी बॉडी में डिस्टर्ब हो सकती हैं। तो पहली चीज़ माय डियर स्टूडेंट्स जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कि वो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के ऊपर बोझ पड़ जाएगा। पानी अपने ज़्यादा पिया, जैसे हम पानी पीते हैं लगभग 5 मिनट के अंदर अंदर वो हमारी कॉलन से रीअब्जॉर्ब होकर हमारे खून में शामिल हो जाता है। जब उसकी अब्जॉर्प्शन होती है, खून में शामिल होता है, तो ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज़ कर जाता है। लेट्स सपोज कि मैं एडल्ट हूँ और मेरे अंदर 5 लीटर ब्लड फ्लो कर रहा है। अगर मैं ज़्यादा पानी पीऊँगा तो वो एब्जॉर्ब होने के बाद लेट्स सपोज कि मैंने 1 लीटर पानी पी लिया एट अ टाइम, जो कि मुश्किल भी है लेकिन बाज़ औक़ात इंसान पी जाता है। तो 1 लीटर या हाफ लीटर आपने पानी पिया, जब वो कॉलन से एब्जॉर्ब हुआ, ब्लड के अंदर शामिल हुआ, तो अब ब्लड का जो वॉल्यूम है वो 5 लीटर नहीं रहा बल्कि 5 लीटर से बढ़ गया। सो माय डियर स्टूडेंट्स, 5 लीटर से बढ़ गया मतलब 5.5 या 6 लीटर हो गया। तो अब हार्ट के ऊपर लोड पड़ जाएगा। लेकिन ज़्यादा देर तक ऐसा नहीं होगा। किडनी क्या करेंगे, उसको ऑस्मो रेगुलेशन के ज़रिए काम करेंगे। वो कैसे काम करेंगे, आइए स्टूडेंट्स देखते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, जब ये ब्लड नेफ्रॉन्स के पास पहुंचेगा ग्लोमेरुलस के अंदर, तो ग्लोमेरुलस जो है वो उसमें से पानी को ज़्यादा फिल्टर कर रहेगा। जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस वाटर का ज़्यादा हो जाएगा और इसकी जो रीअब्जॉर्प्शन का अमल है, जहाँ जहाँ से इसने रीअब्जॉर्ब होना था, आपको याद होगा प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से रीअब्जॉर्प्शन थी, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले से या डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले से इसकी रीअब्जॉर्प्शन थी, और फाइनली ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर जाकर भी रीअब्जॉर्ब हो रहा था। तो जिन 3 पॉइंट से जो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हो रही थी उसको कम कर दिया जाएगा या फिर उसको रोक दिया जाएगा और फिल्टर ज़्यादा किया जाएगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, 2 बातें याद रखनी हैं। एक्सेस ऑफ वाटर की शक्ल में जो नेफ्रॉन्स हैं वो क्या करेंगे, पानी को फिल्टर ज़्यादा करेंगे। दे विल इंक्रीज द फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर बट द रीअब्जॉर्प्शन इज डिक्रीज्ड, यानी कि उसका वापस ब्लड में शामिल करने के प्रोसेस को कम कर दिया जाएगा या फिर उसको वक्ती तौर पर रोक दिया जाएगा। इससे क्या होगा, इसके आउटपुट्स क्या होंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, जब वाटर रीअब्जॉर्ब कम हो रहा है और फिल्टर ज़्यादा हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में यूरिन बनेगा, यूरिन के अंदर भी वाटर ज़्यादा होगा। रीअब्जॉर्प्शन कम होने की वजह से सॉल्ट्स की अमाउंट उसमें कम लगेगी और वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी। और ऐसा सॉल्यूशन या ऐसा यूरिन जिसके अंदर वाटर ज़्यादा हो और सॉल्ट्स या उसके अंदर सॉल्यूट्स कम हो, तो ऐसे यूरिन को कहते हैं हाइपोटोनिक यूरिन। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबको इस बात क्लियर हुआ कि अगर एक्सेस वाटर होगा हमारी बॉडी के अंदर या बॉडी फ्लूइड्स के अंदर, तो हमारा किडनी किस तरह से उसको मैनेज करेगा, बाय फॉर्मिंग हाइपोटोनिक यूरिन, या जिसको हम कहते हैं डाइल्यूट यूरिन लार्ज क्वांटिटीज़ में।
और ये उस वक्त तक ऐसा करता रहेगा जब तक कि ब्लड का वॉल्यूम नॉर्मल उसी 5 लीटर पे नहीं आ जाता। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगले स्टेप की तरफ चलते हैं, दूसरी सिचुएशन की तरफ जो इससे ज़्यादा गंभीर हो सकती है और वो ज़्यादा ख़तरनाक भी हो सकती है। दूसरी सूरत ये है कि हमारी बॉडी के अंदर पानी का लेवल कम हो गया। व्हेन द बॉडी इज सफरिंग फ्रॉम द डेफिशिएंसी ऑफ वाटर, तो जब डेफिशिएंसी होगी वाटर की तो फिर उस सिचुएशन में क्या होगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, पहले तो देखते हैं कि डेफिशिएंसी कैसे हो सकती है हमारी बॉडी के अंदर। उसकी कई वजूहात हो सकती हैं। लेट्स सपोज नंबर 1 कि आपने पानी ही कम पिया, जैसे कि सुबह आपने 1 गिलास पानी पिया, सारा दिन उसी पे गुजारा किया, 15, 16, 17 घंटे हो गए आपने पानी नहीं पिया। जैसा कि रमज़ान में भी ऐसा होता है, आप सहरी के वक्त पानी टिका के पी लेते हैं, फिर उसके बाद 15 से 16, 17 घंटे का रोज़ा होता है और उसके बाद आपको अफ्तारी करनी पड़ती है। तो ये 15 से 16 घंटे का जो गैप आया, इसमें आपने कामकाज भी किया, गर्मी भी थी और पसीना भी आया और वो इस्तेमाल भी हुआ पानी, आपके सेल्स ने पानी इस्तेमाल किया। सो माय डियर स्टूडेंट, इससे क्या होगा कि वाटर का लेवल बॉडी के अंदर कम हो जाएगा। तो एक तो ये कि इनटेक, या अगर रोज़े की हालत में नहीं है फिर भी अगर आप पानी की जो नॉर्मल एक रिक्वायर्ड अमाउंट है, अगर वो आप नहीं पी पा रहे पर डे के हिसाब से 8 से 12 गिलास, तो उस सूरत में भी वाटर की डेफिशिएंसी हो सकती है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसको इनटेक कम करेंगे पानी का तो इससे भी वाटर की डेफिशिएंसी हो सकती है। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, दूसरी रीज़न क्या हो सकती है। यस, दैट माइट बी वी विल सफरिंग फ्रॉम इन्फेक्शंस, डाइजेस्टिव इन्फेक्शंस। हमें मैदे की या आंतड़ियों की कोई बीमारियां हो सकती हैं, इन्फेक्शंस हो सकती हैं, जैसे कि गैस्ट्राइटिस, जैसे कि अल्सर, जैसे कि हेपेटाइटिस वगैरह वगैरह। ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं कि इसमें हमारे जो इंटेस्टाइन्स होती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन और ख़ास तौर पर लार्ज इंटेस्टाइन, जहाँ से वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होनी है, तो इनकी मूवमेंट बढ़ जाती है। तो इन्फेक्शंस की वजह से जब इंटेस्टाइन्स की मूवमेंट बढ़ जाएगी, रीअब्जॉर्प्शन उनका टाइम उनको कम मिलेगा और उससे क्या हो जाएगा, डायरिया। यस माय डियर स्टूडेंट्स, सो इट मे लीड टू लूज मोशंस। तो जब लूज मोशंस होते हैं तो उसमें भी पानी क्या इखराज होता है, तो उससे भी डिहाइड्रेशन हो सकती है। 3 से 4 मुसलसल लूज मोशंस का आना ये अलार्मिंग सिचुएशन होती है। और ख़ुसूसन माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि बच्चों के अंदर पानी की कमी उनके लिए जानलेवा भी साबित हो सकती है। अगर खुदा ना खास्ता किसी बच्चे को अगर मोशंस लगे हैं और ख़ास तौर पर लूज मोशंस लगे हैं, तो उनकी हाइड्रेशन का ख़ुसूसी ख्याल रखा जाए। अगर वो मदर फीड हैं तो उनको बार बार दूध पिलाया जाए, और अगर वो थोड़े से उम्र में बड़े हैं तो साथ में उनको ORS या पेडिट्रॉल या इस तरह की जो भी डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं नमक वाला पानी उनको पिलाया जाए। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं तीसरी रीज़न की तरफ। तीसरी रीज़न ये भी हो सकती है कि वॉमिटिंग हो। तो जब मैदे का इन्फेक्शन होता है तो आम तौर पर उसमें वॉमिटिंग हो सकती है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, वॉमिटिंग में भी क्या होता है कि वाटर लॉस है। सो डियर स्टूडेंट्स, एक बात को याद रखिएगा कि जब वॉमिटिंग होती है तो ये ज़्यादा सीवियर कंडीशन है एज़ कम्पेयर टू द लूज मोशंस। लूज मोशंस अगर 2 से 4 या 5 से 6 भी अगर दिन में कर रहे हैं, उससे इतनी डिहाइड्रेशन नहीं होती जितनी कि 1 से 2 वॉमिटिंग के अंदर हो जाती है। तो उल्टी आना या क्या जिसे हम कहते हैं, उसके आने से पानी का जो लॉस होता है उसी के साथ साथ मिनरल्स भी लॉस हो रहे होते हैं। तो ये ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है। तो इस चीज़ से भी बचना चाहिए, किस तरह से पानी के लेवल को पूरा किया जाए। तो ऐसी सिचुएशन से में क्या होगा, इसके आउटपुट क्या होगा माय डियर स्टूडेंट। इसका आउटपुट ये होगा कि पानी की लेवल जब हमारे ब्लड में कम होगा तो ब्लड गाढ़ा हो जाएगा, मतलब कि द ब्लड बिकम्स विस्कस। जब विस्कस का मतलब उसके गाढ़ेपन की वजह से उसका जो एक नॉर्मल फ्लो उसको जाना चाहिए था वो कम हो जाएगा। ऐसी सिचुएशन में हमारा जो हार्ट है उसको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। इतने गाढ़े ब्लड को उसको पंप करना पूरी बॉडी में मुश्किल है। ऐसी सिचुएशन में फिर ज़्यादा देर तक हमारे दिल के ऊपर यानी कि हमारे हार्ट के ऊपर किडनीज लोड नहीं पड़ने देंगी, वो उसको ऑस्मो रेगुलेशन के ज़रिए मेंटेन करने की कोशिश करेंगी। सो आइए माय डियर स्टूडेंट्स देखते हैं कि वो किस तरह से ऐसी सिचुएशन में उसको मेंटेन करेंगी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, जब
वाटर की डेफिशिएंसी हो जाए, ब्लड विस्कस हो जाए, तो माय डियर स्टूडेंट्स जो नेफ्रॉन्स हैं वो वाटर को फिल्टर कम करेंगे कम अमाउंट में, और जो फिल्टर हो रहा है उसको रीअब्सॉर्ब ज़्यादा करेंगे। सो दोबारा सुनिए माय डियर स्टूडेंट्स, जब भी डिहाइड्रेशन होगी तो दो काम होंगे, रीअब्सॉर्प्शन बढ़ा दी जाएगी पानी की उन 3 पॉइंट से, जैसा कि आपको पहले बताया था, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले एंड द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यहां से वाटर की रीअब्सॉर्प्शन को बढ़ा दिया जाएगा और इसको फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस है, इसको फिल्टर करके जो कैप्सूल फिल्ट्रेट के अंदर शामिल करने वाला प्रोसेस था उसको कम कर दिया जाएगा। तो इससे क्या होगा, फिल्टर कम हो रहा है और रीअब्सॉर्ब ज्यादा हो रहा है। रीअब्सॉर्प्शन से क्या होगा, को ब्लड में वापस जाएगा। ऐसी सिचुएशन में जो यूरिन बनेगा उसके अंदर पानी की मिकदार कम और सॉल्यूट्स और नाइट्रोजनस वेस्ट की मिकदार ज़्यादा हो जाएगी। और आपको याद होगा माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसा सॉल्यूशन या ऐसा कंपोनेंट या ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें सॉल्ट्स ज़्यादा और सॉल्वेंट की कम जो अमाउंट कम हो तो उसे हम हाइपरटोनिक कहते हैं। यहाँ पर हम यूरिन की बात कर रहे हैं तो यूरिन में ऐसा यूरिन जिसके अंदर पानी की मिकदार कम, सॉल्यूट्स और सॉल्वेंट्स की मिकदार में इम्बैलेंस होने की वजह से जो यूरिन बनेगा उसे हम कहेंगे हाइपरटोनिक यूरिन। हाइपरटोनिक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पानी कम और सॉल्ट ज़्यादा, या इसको हम एक और नाम भी देते हैं कंसनट्रेटेड यूरिन। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपने कभी नोट किया होगा कि रमज़ान में अगर हमें अफ्तारी से पहले पहले अगर यूरिनेशन की हाजत हो तो देन माय डियर स्टूडेंट्स उसकी क्वांटिटी कम होती है और उसका जो कलर होता है वो स्ट्रॉन्ग येलो हो जाता है। जो कंसनट्रेटेड यूरिन होगा, जो हाइपरटोनिक यूरिन होगा, उसमें सॉल्यूट्स और सॉल्ट्स की मिकदार ज़्यादा होने की वजह से उसके जो रंग है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब ये सारा प्रोसेस है खुसूसी तौर पर माय डियर स्टूडेंट्स जब डिहाइड्रेशन हो जाती है, ये टोटल हार्मोनल कंट्रोल में है हमारी बॉडी के। कौन से हार्मोन्स हैं जो कि हमारे इस डिहाइड्रेशन यानी कि डेफिशिएंसी ऑफ वाटर के दौरान काम करते हैं? सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स हैव अ लुक। तो अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे इन द चैप्टर ऑफ नर्वस सिस्टम कि ब्रेन के अंदर एक ग्लैंड है जिसे हम कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के 3 पार्ट्स होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी, मीडियन पिट्यूटरी एंड द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से 2 हार्मोन सेक्रेट होते हैं, एक हार्मोन है ऑक्सीटोसिन और दूसरा हार्मोन है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। यस माय डियर स्टूडेंट, दैट इज द हार्मोन। ये वो हार्मोन है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, या इसको हम ADH भी बोलते हैं या इसको हम वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं। जब भी हमारी बॉडी डेफिशिएंसी ऑफ वाटर से सफ़र करेगी, ये हार्मोन वहाँ से पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ होगा, ब्लड के ज़रिए पहुँचता हुआ ये आएगा टू द किडनीज़ और किडनीज़ में आकर के ये इफ़ेक्ट करेगा द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। जो कलेक्टिंग डक्ट्स खुसूसी तौर पर वहाँ पर एक्ट करेगा और जो यूरिन बन चुका है उसमें से भी वाटर को रीअब्सॉर्ब करवाएगा और उसको खून के अंदर शामिल करेगा। माय डियर स्टूडेंट्स, एक और हार्मोन है जो कि इस तरह की कंसनट्रेटेड यूरिन यानी कि हाइपरटोनिक यूरिन बनाने में हेल्प करता है, दैट इज़ एल्डोस्टेरॉन। यस माय डियर स्टूडेंट, ये एल्डोस्टेरॉन जो है जो किडनीज के ऊपर मौजूद एड्रिनल ग्लैंड्स के जो 2 हिस्से होते हैं वो अगले चैप्टर में उसको डिटेल से डिस्कस भी करेंगे, दैट इज़ द एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड एड्रिनल मेडल्ला। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स से ये एक हार्मोन सेक्रेट होता है एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन वहाँ से निकलकर और किडनीज के जो नेफ्रॉन्स हैं वहाँ पर जो असेंडिंग लिम्ब है उसके ऊपर एक्ट करेगा और वहाँ से माय डियर स्टूडेंट्स सॉल्ट्स का एक्टिव अपटेक करवाएगा ताकि उसका जो एनवायरनमेंट है, जो इंटरस्टिशियम है किडनी का, वो हाइपरटोनिक हो सके। जब वो इंटरस्टिशियम हाइपरटोनिक होगा तो ऐसी सिचुएशन में चूँकि इंटरस्टिशियम के अंदर पानी को फॉलो करवाना है तो वहाँ से सॉल्ट्स को निकलवा कर फिल्ट्रेट में से और इंटरस्टिशियम के अंदर लेके आना है। और ये काम खसूसी तौर पर कर रहा है एल्डोस्टेरॉन और वो खसूसी तौर पर पर्टिकुलरली सोडियम आयंस को वहाँ से एक्टिव अपटेक करवाएगा और इंटरस्टिशियम में लाएगा ताकि जो किडनी का इंटरस्टिशियम है वो ज़्यादा से ज़्यादा हाइपरटोनिक हो जाए। अगर उसका एनवायरनमेंट हाइपरटोनिक होगा
तो जो डिसेंडिंग लिम्ब है विच इज़ ओनली परमिएबल टू वाटर, वहाँ से ज़्यादा पानी निकलेगा और वो रीअब्सॉर्ब होगा। तो ये दोनों हार्मोन्स माय डियर स्टूडेंट्स इन केस ऑफ डिहाइड्रेशन इस तरह से काम करते हैं कि मैक्सिमम पानी को बचाया जा सके और उसमें कंसंट्रेटेड यूरिन बनाया जाए, ताकि हमारे ब्लड का जो नॉर्मल वॉल्यूम है वो वापस आ सके और हार्ट को ज़्यादा देर तक मुशक्क़त ना करना पड़ सके। सो माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा ये जो सा कंसंट्रेटेड यूरिन बनाने वाला फंक्शन है ये खसूसी तौर पर ये रेलेवेंट है टू द मेडलरी पार्ट, जो हमने इससे प्रीवियस इसको क्लासीफाई किया था नेफ्रॉन्स को। एक कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होते हैं और दूसरे जक्स्टामेडलरी नेफ्रॉन्स। जक्स्टामेडलरी नेफ्रॉन्स जो होते हैं ये लाई करते हैं एट द बॉर्डर ऑफ कॉर्टेक्स एंड मेडल्ला। इनकी जो लूप होती है वो मेडल्ला के अंदर डीप होती है। यही वो नेफ्रॉन्स हैं, यानी कि जक्स्टामेडलरी नेफ्रॉन्स, दे आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ कंसंट्रेटेड और हाइपरटोनिक यूरिन ड्यूरिंग द deficiency or dehydration of water. So that's all for today. So dear students, आपने देखा कि किस तरह से हमारे किडनीज ऑस्मो रेगुलेशन परफॉर्म कर रहे हैं इन द डेफिशिएंसी ऑफ वाटर एज वेल एज इन द एक्सेस ऑफ वाटर। होपफुली आपको ये क्लैरिफाई हो चुका होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अंटिल अल्लाह हाफिज़।